Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you dear students. I hope you will remain fit and fine. Dear students, today we will be discussing about introduction of the chemistry. This is my first lecture on the first chapter of the first year chemistry. So we will be learning today brief and deep concept of the chemistry. What is the chemistry, why we study the chemistry, what are the basic advantages to learn about the chemistry, and what are the even disadvantages of the chemistry. So all these things we have to discuss today in this lecture as well. ओके तो केमिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ें तो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंस. सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं कि ये जो केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट नेचुरल साइंस. सो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस. और इस केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर. स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री. बट समटाइम क्या होता है कि हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री को कि भाई केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस. तो भी हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं. सब्सटेंस भी जो होता है वो भी बेसिकली क्या होता है? मैटर ही होता है. तो हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री और स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस इज आल्सो कॉल्ड है केमिस्ट्री. समटाइम हम ऐसा भी कह सकते हैं केमिस्ट्री को कि जी केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. कभी कभी हम इस डेफिनेशन को भी जो है वो लेके आते हैं केमिस्ट्री के अंदर. तो देखो इसका मतलब भी सेम ही होगा. केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल. इसका मतलब भी यही हुआ कि जो हमारा सब्सटेंस है या जो हमारा मैटर है वो भी इन एटम्स से बना हुआ है, वो भी इन एटम्स से इन मॉलिक्यूल से बना हुआ है. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ द मैटर और केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस और इवन केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल. क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर हम ज़्यादा डिस्कस करते रहते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, एटम कहाँ होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर, ईच एंड एवरीथिंग. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैटर है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द मैटर, लेकिन स्टडी ऑफ मैटर क्या, मैटर के बारे में हम क्या चीज़ पढ़ें, कौन सी ऐसे एस्पेक्ट होते हैं, कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम मैटर के बारे में पढ़ें केमिस्ट्री के अंदर. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैटर है ना, इस मैटर के बारे में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. फर्स्ट वन इज बेसिकली composition of the matter, and second one is basically the structure of the matter, and dear students, third one is basically what? Properties of matter, and fourth one is the reactions of matter. तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. लेकिन अगर हम ये देखें कि मैटर के बारे में क्या पढ़े हम, तो डियर स्टूडेंट्स, मैटर के बारे में मैटर की हम कंपोजिशन पढ़ें, मैटर के हम स्ट्रक्चर पढ़ें, मैटर की हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें, और मैटर के बारे में जो मैटर के रिएक्शंस हैं हम उनको कलेक्टिवली स्टडी करें. तो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री. तो आइए मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द मैटर. कैसे हम कंपोजिशन पढ़ेंगे किसी भी मैटर की? कंपोजिशन ऑफ मैटर. ओके, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ये हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड है. ऑफ कोर्स सोडियम क्लोराइड इज़ अ मैटर. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जी ये
H2O है, बिल्कुल H2O इज़ अ मैटर, यस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ मैटर, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सब मैटर के एग्जाम्पल हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये तो सब मैटर्स हो गए, है ना, सोडियम क्लोराइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मैटर के। अब हमें क्या पढ़ना है, इस मैटर की कंपोजिशन को पढ़ना है हमें। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो कंपोजिशन है मैटर की, वो फॉर सपोज अगर हमें सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड एक मैटर है, और इस मैटर की जो कंपोजिशन है वो है सोडियम प्लस क्लोरीन। तो जी हमने देखा कि सोडियम और क्लोरीन जो हैं ये दो एटम्स इस सोडियम क्लोराइड के अंदर हैं, जो कि दो एटम्स मिलकर के हमें क्या मिला, एक सोडियम क्लोराइड का जो है वो फार्मूला मिला, जो कि एक मैटर का एग्जाम्पल है। अच्छा, H2O के अंदर हम पढ़ें तो हमें मिलते हैं 2 हाइड्रोजन और जी 1 ऑक्सीजन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ें तो 1 कार्बन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, और 1 कार्बन का एटम मिलता है और 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, O2। अच्छा जी, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम देखना चाहें तो ये एक कैल्शियम है, ये जो है वो O3 है। चलो जी, मैं यहाँ पे कार्बन लिख देता हूँ और ये जो है ना वो O3 है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा मैटर है डियर स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड हो, H2O हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मैटर के, और हमने इनकी कंपोजिशन पढ़ी है बेसिकली कि कैल्शियम कार्बोनेट मैटर तो है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की कंपोजिशन किस तरह से है, कैल्शियम कार्बोनेट किन चीज़ों का बना हुआ है। तो हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम भी है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कंपोजिशन ऑफ मैटर के अंदर आती हैं। सेकंड जो हमारे पास पार्ट है इसका, वो है स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। तो जी मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर भी समझा देता हूँ। दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ओके जी, डियर स्टूडेंट्स, फॉर सपोज हम अगर कोई एग्जांपल लेना चाहें तो ये ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एक मैटर है, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर को बना दें तो इस तरह से बनेगी। कार्बन हम बीच में रखेंगे, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो गई। तो हमने देखा कि ये जो मैटर था कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी स्ट्रक्चर हमने ये बनाई, और इस स्ट्रक्चर का नाम है, दिस इज अबाउट लीनियर स्ट्रक्चर। अगर हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं तो फॉर सपोज हम डिस्कस करते हैं जी H2O के बारे में। H2O की हम स्ट्रक्चर को देखें तो H2O की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऑक्सीजन को यहाँ रखा, और ये आपका हो गया हाइड्रोजन एक, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन। तो हमने ये जो H2O की स्ट्रक्चर मिली है वो बेसिकली है या तो बेंट इसको हम कहते हैं, या कभी कभी हम इसको एंगुलर भी बोल देते हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द H2O इज द बेंट और एंगुलर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एंगल बन रही है यहाँ पे। अब मैं ये आपको ये नहीं बता रहा कि एंगल कितनी बन रही है, तो ये मैं आपके जो है ना वो, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, दो चीज़ें होंगी, कंपोजिशन ऑफ द मैटर भी आपने देख लिया कि वाकई ये कंपोजिशन है इन मैटर्स की, और आपने स्ट्रक्चर को भी पढ़ लिया कि भाई मैटर की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। हर मैटर की जो स्ट्रक्चर होती है डियर स्टूडेंट्स वो अलग होती है, सबकी स्ट्रक्चर सेम नहीं होती। देखिए आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो उनकी स्ट्रक्चर अलग है, वाइल H2O हो गया तो उनकी स्ट्रक्चर अलग है। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 3 में कि जी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट्स, जो मैटर की प्रॉपर्टीज होते हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, एंड सेकंड वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। सो लेट मी राइट द नेम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फर्स्ट। दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, एंड दिस इज अबाउट
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं मैटर की, उसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं कि जो हमारा मैटर है, बेसिकली जो हमारे पास जो मैटर है उनका जो कलर है वो किस तरह का है ना, कलर देखेंगे हम अपने मैटर का। उसके बाद हम उस मैटर की जो है वो स्टेट देखेंगे, स्टेट कि जो हमारा मैटर है उसकी क्या स्टेट है। आया वो जो हमारा मैटर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आया सॉलिड है डियर स्टूडेंट्स, वो जो है वो आई थिंक सो, मैं इसको यहाँ पे नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको नज़र ना आए, तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ कि ये हो गया आपका सॉलिड है हमारा जो मैटर है, और वो लिक्विड है, और वो जी गैस है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा मैटर है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि आप फिजिकली मैटर को देखें कि आपको जो मैटर है आपका वो किस तरह से जो है ना वो देखने में आ रहा है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ और भी है, मैं आपको लिख देता हूँ कि स्मेल। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल अपनी अपनी होती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे क्लोरीन हो गया, आगे हम सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे, बोरिक एसिड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ेंगे, और बहुत सारे ऐसे केमिकल हम पढ़ेंगे जो कि मैटर है, उनकी अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, तो जी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से जैसे फ्लेमेबिलिटी, हम फ्लेमेबिलिटी को पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमारे मैटर्स हैं कुछ, उनकी फ्लेमेबिलिटी एबिलिटी होती है कि वो कितना जो है वो फ्लेम, उनके अंदर कितनी एबिलिटी है जो है ना वो फ्लेम बनाने की। क्योंकि फ्लेमेबिलिटी में होता क्या है कि ये जो आग है ना डियर स्टूडेंट्स, उसकी एबिलिटी होती है। क्योंकि कुछ आपने देखा होगा कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं, तो हम उनके जब जो फायर है बेसिकली जैसे ही उनकी हम करीब लेके जाते हैं तो उनके अंदर धमाका हो जाता है, तो फ्लेमेबिलिटी है ना। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड है वो हो गया टॉक्सिसिटी, एंड अगर हम थर्ड पढ़ें कि जो हमारा मैटर है बेसिकली वो एसिडिक हैं कि बेसिक हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मैटर की, उनके अंदर दो कैटेगरीज और भी होती हैं, जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गया और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि आप फिज़िकली मैटर को देखें कि हमारा जो मैटर है वो किस तरह का है, उसकी स्मेल किस तरह से है, उसका जो कलर है वो किस तरह का है, उसके अंदर उसकी जो स्टेट है, आया वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो अब जब इन चीज़ों को हम देखें तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। वाइल अगर हम उसकी फ्लेमेबिलिटी को देखें, टॉक्सिसिटी को देखें, और ये देखेंगे कि वो एसिडिक है या कि बेस है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ, एसिडिक का एग्जांपल में आपको, चलो जी ये सिंपल है, HCl। HCl जो है एक मैटर है जो कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिडिक के अंदर, तो वो एसिडिक इन नेचर है। वाइल बेसिक का एग्जांपल लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेसिक इन नेचर हैं। तो इस तरह से हम ये भी पढ़ेंगे कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह की हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ द मैटर। सो मैं यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ द मैटर का की हेडिंग लगा देता हूँ, रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर के अंदर हम मैटर के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ जो हमारे मैटर्स हैं वो रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर उनके साथ हम कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, कोई जो है वो एजेंट इस्तेमाल करें, तो फिर वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके रिएक्शन किस तरह के होते हैं। क्योंकि रिएक्शन के भी बहुत सारे इकसाम होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ये सारे रिएक्शन के इकसाम हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा मैटर है उसके अंदर किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल में ये बता देता हूँ यहाँ पे कि अज्यूम करते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, और अगर हम सोडियम क्लोराइड को H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं,
हाँ जी, अगर मैं H2O जो मैंने लिखा है मैं इसको खोल करके लिखूं जैसे कि इस तरह से, तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली होगा क्या कि ये जो सोडियम है इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव, वाइल ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। और तो ये जो सोडियम है ना वो कंबाइन होगी इस OH के साथ, तो बनेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक हो गया। यहाँ पे क्लोरीन जो है वो रिमेनिंग में है, तो ये क्लोरीन बाइंड होगी इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमें प्रोडक्ट मिली। तो हमने देखा रिएक्शंस ऑफ द मैटर, सोडियम क्लोराइड भी मैटर थी हमारे पास और H2O भी हमारे पास मैटर था। तो हमने देखा कि अगर इन दोनों मैटर्स को हम रिएक्शन कराएं तो हमें प्रोडक्ट किस तरह की मिलेगी। तो हमने देखा कि जब हम H2O का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद भी इस तरह से हम इसके अंदर ये चीज़ें भी पढ़ते हैं। रिएक्शंस को मैं यहाँ पे नीचे लेकर आता हूँ कि जो रिएक्शन है हमारा वो किस टाइप का है, वो रिवर्सिबल है या कि इरिवर्सिबल है, वो रिएक्शन जो हैं वो एंडोथर्मिक है या कि एक्सोथर्मिक हैं। तो ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स अगर हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो बेसिकली ये हमारा हो गया रिएक्शन, जो इसका चौथा पार्ट है रिएक्शंस ऑफ द मैटर, उसके बारे में। इसके अंदर एक और भी चीज़ पढ़ते हैं कि ये जो रिएक्शन है मैटर के, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ कि विथ होम इट रिएक्ट, विथ होम इट रिएक्ट, यानी ये जो हमारा मैटर है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो इसके अंदर देखते हैं। और ये भी कि किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये टाइप्स बहुत हैं, रिवर्सिबल ये सारे टाइप्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक छोटी सी बात रह जाती है, मैं आपको वो इस जो है वो एरिया में बता देता हूँ कि अगर हमसे कोई पूछे कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री, सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर समवन आस्क फ्रॉम अस व्हाई वी स्टडी द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है, ना पढ़ें फजूल, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतने फार्मूलाज ये वो, क्यों पढ़ें हम केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है। तो डियर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोप है केमिस्ट्री का। और अगर आप केमिस्ट हैं तो आधा तो आप फार्मासिस्ट भी बन जाते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट भी केमिस्ट्री होते हैं। सेकंड, आपने अगर केमिस्ट्री की हुई है तो बेशक आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर या जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके अंदर आप बहुत अच्छे अफसर बन सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे नटशेल में स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट स्कोप है केमिस्ट्री का, यानी केमिस्ट्री बेसिकली जो इस्तेमाल होती है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन्स। डियर स्टूडेंट्स जो मेडिसिन्स हैं स्पेशली फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर केमिस्ट हायर करते हैं वो, और केमिस्ट्री का वहाँ पे ज़्यादा रोल है, क्योंकि देखिए ना जो जितनी मेडिसिन्स हैं जैसे सैलिसाइलिक एसिड हो गया और जितनी भी एटिनोलोल फैमिली जितनी भी है और एट्रोपिन है और बेंजोडाइज़ेपिन है, ये सारे एस्पिरिन हैं, ये सारी जितनी भी ड्रग्स हैं बेसिकली वो हम इन केमिस्ट्री के थ्रू बनाते हैं। इनके जो फार्मूलाज हैं बेसिकली उनके अंदर केमिस्ट्री है। हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन सा ग्रुप बना लें, ये जो हम ग्रुपिंग करते हैं ना कि मेडिसिन की, वो बेसिकली केमिस्ट्री ही होती है वो, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री का ज़्यादातर रोल होता है मेडिसिन के अंदर। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र। देखिए स्टूडेंट्स फर्टिलाइज़र जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो हमारे फसल हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो यील्ड जो है वो अच्छी मिले। तो फर्टिलाइज़र को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी केमिस्ट्री का बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन तो आपने सुनी होगी एलिमेंट है ना, तो अमोनिया तो आपने सुनी होगी केमिकल है ना, तो वो केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री का ज़्यादा रोल होता है फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए। ये जो जितने भी फर्टिलाइज़र हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं क्रॉप्स के लिए, इनके अंदर केमिस्ट्री बहुत सारी इस्तेमाल हो जाती है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इज़ इन द पॉलीमर्स। देखें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई,
डियर स्टूडेंट्स, पॉलीमर का मतलब ये है कि जितनी बैग्स हैं, शॉपर्स हैं, आपने देखे होंगी, जितने भी प्लास्टिक जो चीज़ें हैं, इवन आपके ये जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स हैं, जो बटन्स हैं, इसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे आगे जाके फॉर्मल्डिहाइड ETC। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये केमिस्ट्री है। प्लास्टिक, जितनी प्लास्टिक है आप केमिस्ट्री के थ्रू बनाते हैं। तो फर्टिलाइज़र के अंदर, मेडिसिन के अंदर, पॉलीमर्स के अंदर बेसिकली आपका जो है ना वो केमिस्ट्री का रोल ज़्यादातर होता है। उसके बाद जो है वो डियर स्टूडेंट्स, आप केमिस्ट्री के थ्रू सोप्स बना सकते हैं। केमिस्ट्री के थ्रू नंबर 5 में डिटर्जेंट्स बना सकते हैं। देखें, अगर सोप्स ना हो तो अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी क्या हालत हो, है ना। सोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, क्लीनिंग एजेंट हैं, डिटर्जेंट्स क्लीनिंग एजेंट हैं। हम जो हैं वो जो हमारे घर के बर्तन वर्तन होते हैं तो वो हम साफ़ करते हैं इन चीज़ों के थ्रू, कपड़े वगैरह जो हैं वो वॉश करते हैं इन चीज़ों के थ्रू बेसिकली। तो सोप्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, डिटर्जेंट्स, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी आपको जो है ना केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। इवन ये जो मैं शर्ट जो मुझे पहनी हुई है इस वक्त, तो जाहिर है इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, ये क्लॉथ्स हैं ना, तो इनकी कॉटन फैक्ट्रीज होती हैं, उनके अंदर ये इस तरह से नहीं बनता, इनके अंदर भी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर। आप जो फूड खाते हैं उसके अंदर भी केमिस्ट्री होती है। पढ़ते हैं ना बायोकेमिस्ट्री, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, या आप बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बायोमॉलिक्यूल जितने भी हैं, उनके अंदर कितनी एनर्जी मिलती है, उनकी ब्रेकडाउन कैसे होती है, उनके रिएक्शन किस तरह से होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। दिस इज़ बेसिकली ए केमिस्ट्री। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी समझाना चाहता हूँ, वो मैं इस एरिया में लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। वो हैं कि केमिस्ट्री के मैंने आपको फ़ायदे तो बहुत बताए हैं ना, लेकिन सब फ़ायदे नहीं होते। केमिस्ट्री के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द केमिस्ट्री। देखें डियर स्टूडेंट्स, जो अगर हम डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो आपने सुना होगा एयर पॉल्यूशन, ठीक हो गया। जितनी फैक्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, ठीक हो गया, जितनी फैक्ट्रीज हैं उनसे बेसिकली जो वेस्ट निकलती है वो आपके समंदर में चली जाएं, आपके वाटर में चली जाएं, तो वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन का इशू जो कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत नुकसानकार है। लेकिन अगर ये जो उनके टॉक्सिक मटेरियल उनसे बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, तो वो हमारी जो एयर है उसको पॉल्यूट कर देता है। एयर पॉल्यूशन के रिजल्टेंट जो हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स ETC हैं, तो उनको नुकसान हो सकता है, इवन हमें भी नुकसान हो सकता है। ज़ाहिर है हम जो पॉल्यूटेड एयर हैं अगर हम उसको इंस्पायर करेंगे तो उससे क्या होगा, हम एस्थमेटिक पेशेंट बन जाएंगे, हमें सांस लेने की बहुत तकलीफ़ हो जाती है, पल्मोनिक पेशेंट बन जाएंगे हमें बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, एम्फाइसीमिया, लंग्स कैंसर, एस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, इवन क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी जो है इस एयर के थ्रू जो है वो इनहेल हो सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा नुकसान, जितनी ये फैक्ट्रीज़ हैं इनसे एक कंपाउंड है CFCS, मैं उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, CFCS। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारा ओजोन लेयर होता है ना, जो कि हम सबको प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली वो प्रोटेक्शन देता है हमें, जो रेज हैं, जो सनलाइट हैं उसको रोक देता है ताकि वो डायरेक्टली आपकी तरफ हिट ना करें। लेकिन जब ये कंपाउंड, जब ये कंपोनेंट, जब ये टॉक्सिक केमिकल इन फैक्ट्रीज से निकलता है तो बेसिकली ये ओजोन लेयर के अंदर जाके पोर्स कर देता है उनके अंदर। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। अज्यूम करते हैं, नज़र तो आ रहा होगा मेरे ख्याल में, अज्यूम करते हैं कि ये एक ओजोन लेयर है। डियर स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर ना बहुत थिन लेयर होता है, ठीक है ना, और उस ओजोन लेयर के थ्रू, उस ओजोन लेयर के तरफ जब ये कंपाउंड जाएगा टॉक्सिक जो कि केमिकल है, तो वो ओजोन लेयर के अंदर इस तरह से पोर्स कर देगा। जब ओजोन लेयर के अंदर पोर्स हो जाएंगे तो जो सनलाइट हैं वो सीधी आपके ऊपर हिट करेगी। रिजल्टन क्या होगा, स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, लेप्रोसी,
उसके बाद एलर्जी, एलर्जेटिक रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी, EDC, बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं आपसे। सेकंड इसका जो है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ज़ाहिर है अगर ओजोन लेयर की ब्रेकडाउन हो जाए, उनके अंदर उनकी डैमेज हो जाए, तो धूप ज़्यादा आएगी। जितनी धूप ज़्यादा आएगी तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, गर्मी बहुत हो जाएगी हमारे सोसाइटी के अंदर। तो वो हो रहा है वैसे भी, ठीक है ना। तो एयर पॉल्यूशन एक डिसएडवांटेज है केमिस्ट्री का। मैंने आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताया, लेकिन समझना लाजिम था ना, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको। सेकंड इसका ये है डियर स्टूडेंट्स के बेसिकली डिजीज कॉजेस। जाहिर है फैक्ट्री से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलती है वो वाटर में चली जाएं, वो आपके एयर में चली जाएं, वो आप इस तरह से ही जो है वो फेंक दें, तो इससे क्या होता है, इससे डिजीज़ की जो ओरिजिन होती हैं वो ज़्यादा हो जाती है। डिजीज़ जो हैं वो उनके चांसेस हो जाते हैं, डिजीज़ बहुत हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्म्स को कि वो मुख्तलिफ बॉडीज़ के अंदर इंटर होकर मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ को जो हैं वो जन्म दें। तो केमिस्ट्री की ये इस तरह से समझें कि डिसएडवांटेजेस हैं। होनी चाहिए फैक्ट्रीज, लेकिन इनका एक प्रॉपर जो है वो डेकोरम होना चाहिए, प्रॉपर एरिया होना चाहिए जो कि बाज़ारों से, सिटीज़ से, टाउन से, विलेजेस से दूर होना चाहिए, ताकि उनकी जो ये जो वेस्ट चीज़ें हैं वो हमें डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक हो गया ना। उसके बाद एसिड रेन भी है, हम उस चीज़ को आगे जाके पढ़ेंगे। एसिड रेन का भी बहुत एक कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वैसे भी अलग एक लेक्चर बनाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का। हमने आज पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है कि मैटर के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, EDC ब्रीफ हमने देखा। उसके बाद जो मेन चीज़ थी वो देखा कि स्कोप ऑफ केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि मैं केमिस्ट हूँ तो मैं ये मेरे ऊपर हक है कि मैं आपको बताऊँ कि केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। तो ये सारा स्कोप है केमिस्ट्री का। उसके बाद जो हो गया ये हो गया डिसएडवांटेजेस ऑफ द केमिस्ट्री। आई होप कि आप सब लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोशिश करें कि इस लेक्चर को जो है वो शेयर कर दें, हो सकता है बच्चों का फ़ायदा हो जाए इसके अंदर। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।